अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर ताहाल डेडलॉक बरकरार है। अब से कुछ ही देर कबल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के एक्स अकाउंट से एक पैगाम जारी किया गया। इस पैगाम में उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमती रवैये को गैर संजीदा करार दिया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात करने की पेशकश का मजाक उड़ाया गया है और ये तासुर दिया गया है कि हमने घुटने टेक दिए हैं। मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल नाफरमानी की तहरीक मुअख्खर करने की बात मुल्क के वसीतर मुफाद में की थी। हुकूमत अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखती तो हमने भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की कनपट्टी पर बंदूक नहीं रखी। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमजोरी हरगिज न समझा जाए। अब भी अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो तो हमारे दोनों मुतालबात पर हमसे राब्ता किया जाए या हमें कायल किया जाए कि ये मुतालबात गैर आईनी है और इन पर बात मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई ने तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से कहा कि जेल में मुलाकात के लिए मुज़ाकराती टीम को दावत दी है और उनके नाम दिए। अब देखना यह है कि हुकूमत उनको मुलाकात की इजाजत देती है या नहीं। गुज़श्ता रात 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के बाद अलीमा खान ने सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने मुतालबात की मंजूरी के लिए इतवार तक की डेडलाइन दी और अगर कोई पेशरफ ना हुई तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र ना भेजने की अपील इमरान खान खुद करेंगे। फिर आज तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सेनेटर शिबली फराज ने उल्टा हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से पहल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और हो रही है। हुकूमत के मफाद में है कि उससे बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की पेशकश करनी चाहिए, लिहाजा हम हुकूमत से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी हुकूमती रवैये को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमने किसी के पास नहीं जाना, किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करे, नहीं तो ना करे। हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ से बाकायदा राब्ता नहीं किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इतवार तक बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होने का अंदिया दिया। उन्होंने कहा कि स्पीकर के साथ हमारी मीटिंग हुई है, मुज़ाकरात का आगाज इतवार तक हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत जो बात भी करेगी वो इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखकर करेगी। नाज़रीन, एक तरफ मुज़ाकरात की गूंज है तो वहीं दूसरी तरफ बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और बड़े केस में फैसला दस्तक दे रहा है। इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत मुकम्मल हो गई है और अदालत ने फैसला भी महफूज कर लिया है। एहतसाब अदालत के जज 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे और अगर इस केस में बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सजा हुई तो बुशरा बीबी गिरफ्तार भी हो सकती है। हालात व वाकयात किस तरफ जाएंगे? क्या बानी पीटीआई को एक और केस में सजा होगी और अगर सजा हुई तो मुज़ाकरात पर उसका कितना असर होगा? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा नईम हैदर साहब, एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला महफूज कर लिया है। 23 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। कानूनी मामलात को बड़ा आप अच्छी तरह से समझते हैं, आपको क्या लगता है क्या फैसला सुनाया जा सकता है? क्या सजा हो गई? ये देखें, पाकिस्तान के अंदर यही मामला है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको सजा होगी, आप जेल में होंगे, और अगर आप माल मंतर बनाते हैं, बैंक दौलत अपने ताज़ा करते हैं, जायदादें बनाते हैं, अपार्टमेंट्स बनाते हैं, तो आपको फर्द जुर्म लगाने से एक दिन पहले ही वजीर आज़म बना दिया जाता है। और वो पाकिस्तान की सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जहां पर इस्लामी तालीम हासिल कर सकेंगे लोग, और ये खैराती ट्रस्ट था। ठीक है जी, तो इसको आपने ये रंग दिया कि आपने कोई बेनिफिट लिया। क्या वो इमरान खान के नाम पर उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है? क्या वो सेल कर सकते हैं? नहीं, ना वो सेल कर सकते हैं, ना उससे कोई बेनिफिट ले सकते हैं, ना 1 रुपए तक जो है वहां से वो हासिल कर सकते हैं। तो उनके ऊपर ये इस तरह का केस बनाना आपकी असलियत बताता है कि आपका कैलिबर क्या है और आप किस तरह मुल्क को लेकर चलाना चाहते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ जितने गवाह पेश हुए, मैं अगर 3 गवाहों की बात करूं जिसमें परवेज खटक साहब हैं, जुबैदा जलाल हैं, या एक और गवाह पेश हुए, ये तीनों गवाह इन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट्स दी। एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने कोई माली फायदा लिया हो, बीबी साहब ने कोई माली फायदा लिया हो। तो फिर केस किस चीज का? एक बंदा कहता है जी कि मैं काबीना के अंदर मौजूद नहीं था जब ये आया, एक बंदा कहता है जी ओपन आया, एक बंदा कहता है कि जनाब ये एक गुडविल के अंदर जो है वो सारा मामला किया गया था। जहां तक उन पैसों की बात है तो पैसे तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए और सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत पाकिस्तान को चले गए।
अगर वो समझती है मौजूदा हुकूमत कि वो पैसे नहीं आने चाहिए थे तो वो वापस भिजवा दें। इमरान खान का क्या कसूर है? इमरान खान ने तो कोई उस रकम रकम के बदले में कोई ऐसा बेनिफिट नहीं लिया जो उसकी ज़ात को हो, और ये ट्रस्ट पहले का है, ये रकम तो बाद में आई है। तो उसको मंसूब करना कि वो ट्रस्ट बनाकर कोई फ़ायदा लिया गया है, नहीं। इमरान खान ने कोई फ़ायदा नहीं लिया, किसी एक गवाह ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। इमरान खान का सिर्फ़ कसूर ये है कि उसने एक अच्छा काम किया, एक दीनी काम किया कि उसने एक ट्रस्ट बनाया। बट सजा होने के कितने चांसेस हैं? आपको क्या लगता है इस सारी सिचुएशन में? आपने देखा, आपने केस को ऑब्जर्व भी किया, तो आपको क्या लगता है कितने परसेंट चांसेस हैं कि इसमें सजा हो जाए उनको? देखिए, मैं इस केस के अंदर मुसलसल समातों के अंदर मौजूद रहा हूँ और मैं हम्म, तमाम कार्रवाई देखता रहा हूँ। हम्म, पहली बात तो ये है कि ये फेयर ट्रायल्स नहीं हो रहे कोई भी खान साहब के। फेयर ट्रायल का मतलब ये है कि आइन के आर्टिकल 10A के मुताबिक ड्यू प्रोसेस फेयर ट्रायल दिए जाए कि वहाँ पर मीडिया की आज़ादी हो, वहाँ पर लोगों की आज़ादी हो, वहाँ पर वकला की आज़ादी हो, वहाँ पर आम पब्लिक की आज़ादी हो। वकला को हर्डल्स अलग से हैं और मीडिया वाले रिपोर्ट नहीं कर सकते। मीडिया वाले 200 मीटर दूर फासले पर बैठे होते हैं और वहां से वो आवाज ही नहीं उनको आती। हालांकि जज ने बार बार कहा है कि नजदीक आइए, हम्म, ताकि वो दुनिया को बता सके कि वाकई क्या गवाही आई है, कैसे गवाह झूठे बयान दे रहे हैं, कैसे वहां पर हकायक हैं। जब ओपन कोर्ट में जब भी समाअत आती है, फॉर एग्जाम्पल सजा होती है, हम ऊपर जाते हैं तो हम्म। वहां पर सारी चीजें खुल के सामने आती हैं कि प्रोसिक्यूशन भी नाकाम रही, कोई जुर्म नहीं था, बस सजा दे दी गई। अब देखिए, इस केस के अंदर शारफ कल अर्जुमन शेर साहब, जिनका अफजल नाम मरवत बड़ा साहब है, भी ये कह रहे थे कि शारफ चांसेस अर्जुमन, हैं सजा होने के, 14 साल तक की भी सजा हो सकती है। देखिए सजा तो जो है वो डेफिनेटली उन्होंने केस बनाया, सजा की तरफ वो बढ़ेंगे। ठीक। ये केस जिसमें अब सजा की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें अगर सजा होती है तो हम्म, आगे एक और चीज देखने वाली ये है कि साथ ही 24 को हाई कोर्ट की छुट्टियां हो रही हैं। हम्म, तो जब हाई कोर्ट में छुट्टियां होती हैं तो फिर डेफिनेटली वो मामला पेंडिंग हो जाता है। जब पहले भी जब जब सजा हुई तो उस केस को 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 7 हफ्ते लग जाते हैं उसको डिसाइड होते हुए। तो मकसद सिर्फ ये है कि अगर तमाम केसेस खत्म होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा केस बच जाए जिसमें सजा पेंडिंग हो, ताकि खान साहब बाहर ना आए। अब बीबी साहबा के ऊपर इस वक्त कोई मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी नहीं है, और अगर सजा होती है और वो वहां मौजूद होती हैं तो फिर तो उनकी भी डेफिनेटली उनकी गिरफ्तारी भी हो वहां सकती है। ठीक है। गिरफ्तारी की कोशिश ठीक है पंजोता साहब, होगी जी। ये तो हो गया, लेकिन मुज़ाकरात की बात करते हैं। मुज़ाकरात का बहुत शोर है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है, बहुत बात हो रही है, हम 2-3 दिन से सुन रहे हैं। एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि इतवार तक की डेडलाइन है, अगर कोई बात आगे ना बढ़ी तो बानी चेयरमैन खुद सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। आपको नहीं लगता इस तरह से तो मजीद मामलात खराब ही होंगे? थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए, थोड़ा सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब भी यही कह रहे थे कि सिविल नाफरमानी की तलवार के नीचे तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकते ना। वो इसको लेते हैं ऐसे कि आप लोग शायद उन्हें थ्रेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। देखिए, बात ये है कि सिविल नाफरमानी की जहाँ बात की जाए तो हमने अपना मौक़िफ़ जो है वो बड़ा क्लियर वाज़ेह रख दिया हम्म, और हमने कहा जी कि हमारे ये 2 मुतालबात हैं, अगर पूरे कर लिए जाते हैं, जो कि हमने जेन्युइन एक चीज़ बताई थी और बिल्कुल बड़ी वाज़ेह तौर पर हमने कहा था। हम्म, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसा कदगन नहीं था कि कोई ऐसे आसमान से तारे तोड़ लाने की बात की है। हमने ये कहा है कि एक तो 26 और 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बना ली जाए, हम्म, क्योंकि 26 को जो शहीद हुए, जो ज़ख्मी हुए, जो सारा मामला हुआ, और उसके अलावा 9 मई एक पूरा हमारे ऊपर मलबा डाला जा रहा है, तो ये जुडिशियल कमीशन बने ताकि हकायक सामने आए, जो कसूरवार है उसको सजा मिले, पूरे हम्म। पाकिस्तान को सजा दी जा रही। और दूसरा हम कहते हैं कि सियासी कैदियों की रिहाई। तो ये दोनों चीजें कोई इतनी अनहोनी नहीं थी, लेकिन अगर कोई संजीदगी दिखाई जाती, जहाँ हमारी तरफ से ये मौकफ आया, साथ ही शोर मचा दिए, देखें जी ये फैज की गिरफ्तारी से डर गए, देखें जी उस चीज से डर गए, देखें जी ये बिल्कुल लेट गए, ऐसा मामला नहीं है। हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाया जाता था कि ये बातचीत के दरवाजे नहीं खोलते। हम्म। अगर दरवाजे खोले गए तो कोई पेशरफ्त आप भी देखते, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो जब पेशरफ्त यूं ही ये एटीट्यूड रखा गया तो फिर हम डेफिनेटली, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम अब आगे राना बढ़ेंगे। सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया कि इतवार तक मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म भी मिस्र के दौरे पर हैं, स्पीकर भी मसरूफ हैं, लेकिन तरीके इंसाफ हुकूमती रवैये को गैर संजीदा करार दे रही है। तो मुज़ाकरात के मामले में तो ठहराव जरूरी होता है ना। पीटीआई क्यों इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा कर रही है? तो देखिए, बात ये है कि पीटीआई जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है। हमने तो पहले 2 साल से जेल के अंदर देख लें, हम्म, आपके मुख्तलिफ हमारे लीडरान हैं, खान साहब जेल के अंदर हैं हम्म, और 500 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया खान साहब को जेल में। 9 मई की पादाश के अंदर लोगों को अदालतों के कस्टडी के अंदर जेलों में पड़े हुए हैं। तो हम तो बार बार एहतजाज करते रहे, बार बार अपनी बात करते रहे, मैंडेट चुराया गया, बल्ला छीना गया, धांधली की गई, सारा कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास जो ऑप्शन थे हमने वही अवेल किए।
आज अगर ये सूरत हाल आई है तो आज तो हमारी FIR भी दर्ज नहीं की जा रही, हमारे शहीद हुए हैं उस पर मजाक बनाया जा रहा है। शुक्र है आज गवर्नर KP ने ये एडमिट कर लिया है कि क्योंकि आप आए थे और आपने चढ़ाई की थी तो गोली तो चलनी थी, तो उन्होंने एडमिट कर लिया है। ये एक बड़ी अच्छी एविडेंस जो है वो आ गई है, जो कि एक इनका प्रोपेगेंडा था जो एक्सपोज भी हो गया और अदालत के अंदर भी हम इसे उठाएंगे। तो आज उनका वो प्रोपेगेंडा तो नेस्त तो नाबूद हो गया। जब उनका अपना गवर्नर ये मान रहा है कि गोली जो है चली है, तो मेरा ख्याल में अब तो FIR दर्ज कर देनी चाहिए थी। और उन मुज़ाकरात में अब वो 40 फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाली भी बहस नहीं होगी, मैंडेट की वापसी की भी कोई बात नहीं होगी। देखें, मैंडेट की वापसी हो, फॉर्म 45 की बात हो, या शोधा के मुकदमात की बात हो, या दीगर बातें हों, वो तो डेफिनेटली खत्म नहीं होंगी, वो तो हमारी रही। लेकिन जहां मुज़ाकरात की बात है, जो कि हमने इस तहरीक की खान साहब ने कॉल दी, उसके अंदर दो शराइत रखी, दो मुतालबात रखे हैं। वो दो मुतालबात वाज़ेह तौर पर, क्लियर तौर पर हमने बता दिए हैं। वो अगर पूरे होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो फिर अल्लाह खैर सला। ठीक है। दूसरा ये कि शिबली फराज ने भी यही कहा कि हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे, हुकूमत पहल करे। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो हुकूमत एक मजबूत पोजीशन में नजर आती है और ये बात उनके लहजे में भी नजर आती है, तो हुकूमत क्यों पहल करेगी? दूसरा, हमने देखा किस तरह से ये भी कह रहे हैं वो बार बार कि इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेकर ही वो मुज़ाकरात करेंगे। इसका मतलब है वहां से भी अगर उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि हमने अपना मौका क्लियर रख दिया है। अब हमारे ऊपर ये मलबा डालना कि देखें जी कि ये मुल्क के खिलाफ हैं, तो खान साहब ने इसी वजह से, ये देखें आप ट्वीट देखा होगा, खान साहब के पेज से आया है कि हम तो मुल्क की खातिर जंग लड़ रहे हैं। और किसी दुनिया में किसी जगह के ऊपर अगर कोई जालिम हुक्मरान आकर बैठ जाते हैं ना, तो फिर वहाँ यही होता है कि फिर तहरीकें चलती हैं। और ये पाकिस्तान नहीं, दुनिया में कई ऐसी मिसालें हैं जो इससे पहले आ चुकी हैं, जैसे कि गांधी ने उस वक्त किया था बरतानिया के खिलाफ। इसी तरीके से जो नेल्सन मंडेला है उसने अफ्रीका में किया, और मिस्र भी कामयाब हुआ, मिस्र ने भी सिविल नाफरमानी। तो इस वक्त जो लोग बैठे हैं वो जालिम जाबर जुल्म कर रहे हैं, मैंडेट चोरी कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों पर तनकीद ये है कि आप लोगों ने 2014 में भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी, लेकिन वो बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुई थी। तो अभी भी हुकूमत तो यही समझ रही है कि ये भी उसी तरह से नाकाम हो जाएगी, वो इसको संजीदा नहीं ले रही। देखिए, संजीदा ना लेने वाली हो तो फिर ये बातें ना करें, फिर ये प्रेस टॉक्स ना करें, फिर ये ना कहें कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुल्क का नुकसान हो जाएगा, मुल्क का नुकसान करें। फिर ये बातें ना करें जी कि बिल्कुल जो है दरवाजे जो है, फिर ये ना कहें कि स्पीकर के घर आ जाएं या ऑफिस के अंदर आ जाएं। तो ऐसी बात नहीं है। अगर इनको कोई फर्क ना पड़ता होता तो कोई स्टेटमेंट ही ना आती। तो ये तो बयानबाजी, पूरे बयानात, पूरी चीजें, और बात भी करें और कह रहे हैं कि हमें कोई लेटर भेजें, या कोई जैसे वो शादी के ऊपर कार्ड भेजा जाता है, या कोई मंगनी वाली रस्म, या जो वो तरीकाकार है, वो वाला तो अब अडॉप्ट नहीं होगा। हमने कह दिया है। तो जब कह दिया है, जब हमारी तरफ से पहल आई है, तो कोई सिग्नल आए तो सही ना। अब सिग्नल भी ना आए तो हम लेट जाए, ऐसे तो नहीं होता। ठीक। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर भी काफी तनकीद हो रही है। फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक बोला है कि अगर इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान में ऑपरेट होना शुरू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। इसकी वजह से ही इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ में फासले बढ़ रहे हैं। तो पार्टी में इसके बारे में क्या राय है? देखें, फासले जो बढ़ रहे हैं ना, पार्टी क्या, पूरे हर बंदे की जो राय है, या हर वर्कर जो है सोशल मीडिया का, हर टाइगर, हर बंदा, हर जवान, हर बुजुर्ग, हर बच्ची बच्चा, हर बंदा जो इसके ऊपर राय रखता है, वो ये रखता है कि ये फासले जो है ना कंडक्ट की वजह से बढ़ रहे हैं। जब आपका रोल पॉजिटिव होता है ना तो फासले नहीं बढ़ते। जब आप किसी मामले के अंदर जो है वो बिल्कुल उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो फिर सारी चीजें जो है ना वो आपकी दूरियां बढ़ाती हैं। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से भी बहुत सारी आवाजें सुनने को मिली कि वो लोग, आप लोग खुद भी नहीं चाहते कि सिविल नाफरमानी की तरफ जाया जाए। वो कहते हैं कि हम तो खुद मफाहमत और मुज़ाकरात की बात करना चाहते हैं और हम ये चीज़ कह नहीं सकते खुल के। वो इसकी वजह ये है कि अगर हम भी बोलेंगे तो जो सोशल मीडिया की जो टीम है वो हमारे खिलाफ भी हो जाएगी, फिर हमें भी गालियां पड़ेंगी। देखिए, राय हर बंदे की अलग हो सकती है। अगर राय को देखा जाए ना, तो खान साहब ने अगर बात की है ना, उन्होंने कहा है कि हम सिविल नाफरमानी की तहरीक इस सिनेरियो के अंदर उसकी डेट बढ़ा रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई नुकसान हो। तो उस नुकसान को देखते हुए किसी ने अगर बात की है, अदरवाइज जो हुक्म होता है खान साहब का वो मनवान तस्लीम किया जाता है, उसमें कोई राय नहीं। और हम तो अभी भी टाइम दे रहे हैं। इस टाइम को ये ना समझा जाए हमारी कमजोरी है। अगर समझते हैं तो आइए, नहीं समझते तो फिर जाइए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिकी ओहदेदार बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा भी कर रहे हैं, तो पार्टी इस मामले में कहां स्टैंड कर रही है?
देखिए, पार्टी जो है इस मामले में पाकिस्तान की जो आज़ादी है उसके ऊपर इन्हिसार करती है। हम नहीं समझते कि किसी किस्म की बाहर से कोई मुदाखला हमारे दिफा को कमज़ोर किया जाता है। और जो जिस तरह से भी इल्लीजिटिमेट गवर्नमेंट बनाएगी, इनको अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बात है खान साहब की रिहाई के हवाले से, तो सिर्फ़ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तानी या गैर मुस्लिम भी आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए उठा रहे हैं कि जहाँ पर इल्लीजिटिमेट काम किया जाता है, उनको इल्लीगल रखा गया है, जमहूरियत की बालादस्ती होनी चाहिए। वो तो जेन्युइन डेमोक्रेसी की बात करें, वो तो बुनियादी हकूक़ की ठीक बात करें। बुनियादी हकूक़ की बात के ऊपर तो आप मुदाखलत नहीं कह सकते। क्या सलब नहीं हो रहे? पूरी दुनिया कह रही है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, पूरे ठीक, बहुत हर जरीदा कह रहा है, बिल्कुल हर ठीक, कॉलम कह रहा है। जी, जी। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया नईम मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीटीआई के रहनुमा हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, अमेरिका ने पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में शामिल 4 अदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिका के महकमे खारजा के एलामिया के मुताबिक ये पाबंदियां एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत लगाई गई हैं, जो हथियारों और उनके जराए तरसील के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज किया गया है। पाबंदियों का शिकार होने वाले अदारों में इस्लामाबाद का कौमी तरक्याती कॉम्प्लेक्स शामिल है, जिस पर अमेरिका ने इल्जाम लगाया है कि वो पाकिस्तान के शाहीन सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी और तरक्की में मुलविस है। कराची में कायम 3 दीगर अदारे भी इन पाबंदियों की जद में आए हैं, जिनमें अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, रॉकसाइड एंटरप्राइज शामिल है। अमेरिकी हुकूमत की तरफ से जारी एलामिया के मुताबिक ये कंपनियां मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी सामान और मिसाइल से मुतालिक अशिया एनडीसी को फराहम करने में मुलविस रही हैं। अमेरिकी महकमे खारजा का ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब रवां साल अक्टूबर में अमेरिकी महकमे तजारत के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी के मुबैना तौर पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मावनत करने वाली 16 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया था। इससे पहले भी सितंबर में चाइनीज रिसर्च इंस्टीट्यूट और मुतअद्दिद कंपनियों पर पाकिस्तान के जोहरी मिसाइल प्रोग्राम को मवाद फराहम करने का इल्जाम आयद करते हुए पाबंदियां आयद कर दी गई थी। नाजरीन, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से इन पाबंदियों के बाद रद्द-ए-अमल आया। पाकिस्तान ने अमेरिका के इकदाम को मुतसबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। अदारों पर पाबंदियां आयद करने का अमरीकी फैसला मुतसबाना है। दफ्तर खारजा ने कहा कि इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। पाबंदियों का ताज़ा इक़दाम अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करता है। पाकिस्तान का प्रोग्राम एक मुकद्दस अमानत है। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम ने इसकी क़यादत को अता किया। इस एतमाद के तकद्दुस की सियासी मैदान में सबसे ज्यादा इज्जत की जाती है। अमेरिका की तरफ से लगाई गई इन पाबंदियों की कितनी अहमियत है, क्योंकि ये पाबंदियां एक ऐसे वक्त में लगाई गई हैं जब बाइडेन इंतजामिया व्हाइट हाउस खाली करने वाली है और ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद अमेरिका की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसीज कितनी तब्दील हो सकती हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए सेनेटर शेरी रहमान है, अमेरिका में सफीर भी रह चुकी हुई हैं। मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। सुनो राउंड अप में हम आपको वेलकम करते हैं। मैम, अमेरिका ने पाकिस्तान के तवील फासले वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में शामिल 4 अदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिका की इन पाबंदियों की कितनी अहमियत है और ये फैसला इस वक्त क्यों किया गया? ये टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है? जी, ये टाइमिंग मैं समझती हूँ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान वहाँ अमेरिका में ख़ास तौर से एक ट्रांजिशन जारी है और आपने देखा है कि कितना अब चेंज आएगा उनके सिस्टम में। लेकिन इंस्टीट्यूशनली जहाँ तक ये इन पॉलिसीज़ की बात हो रही है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं लगी है इस तरह के जो रुकावटें और सैंक्शंस करने की कोशिश होती है। तो ये पहली दफ़ा नहीं, कोई 7वीं 8वीं दफ़ा हुआ है और ये इनके सिस्टम में रहता है। कोई ये अर्जेंट ट्रिगर इसमें मेरी नज़र में नहीं नज़र आ रहा मुझे कि एकदम से कोई ऐसी बात हुई हो। मेरी इत्तला में भी ये काफ़ी दिनों से डिस्कशन चल रहा था। 1 सेकंड। तो मैंने ये देखा है कि देखिए, जब भी वहाँ पे हमारे ताल्लुकात में कोई थोड़ा सा एक्सचेंज कम हो जाता है या कोई स्ट्रेन आता है, तो इस तरह की आप देखते हैं जो इनके लॉन्ग टर्म कंसर्न वो सामने आने लगते हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ पीछे रखी हुई है, आप उसे सामने ले आते हैं। ये डिस्कशन चलता रहता है। मैं फिर आपसे कहूँगी, ये 7वीं 8वीं दफ़ा है और मिसाइल प्रोग्राम की मामलत करने वालों के बारे में ये जो भी फर्म्स करती हैं और ये दुनिया में ये तरीक़ेकार है, उनके यहाँ भी ऐसे ही है। इस पर ये हमेशा एक अपना ऑब्जेक्शन और ये नोट दिया करते हैं। अच्छा मैम, हमने देखा है कि जब इंडिया रूस से दफाई साजो सामान लेता है तो उन पर पाबंदियां नहीं लगाई जाती।
ये अमेरिका का खित्ते में दोहरा म्यार क्यों है? जी जी, देखिए वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है कि अब सारा निज़ाम ही दोहरे म्यार पे चल रहा है। और जो इंटरनेशनल ऑर्डर है ये तो अब कंपटीशन और इन चीज़ों का एक मैं समझती हूँ अब शिकार हो चुका है इतना ओपन कि अब म्यार की आप बात करें या अखलाकियत की या मोरालिटी की तो फिर वो तो जिस तरह जंगें भी चल रही हैं वो आप सबके सामने है। देखिए एक जगह हम कहते हैं हम कंडेम करते हैं ऑक्यूपेशन, हम जैसे यूक्रेन में करते हैं मगर गजा में नहीं करते, फ़लस्तीन में नहीं करते, लबनान में आप घुस जाते हैं। अब सीरिया में बॉम्बिंग्स की को एक हम खड़े देख रहे होते हैं कि जी पूरे ममालिक की सरहदों को पसमार किया जा रहा है। तो ये तो दोहरे म्यार का राज है और हमें पाकिस्तान को तो मैं समझती हूँ अपना इस वक्त देखना होगा। जाहिर है आपने मैसेजिंग तो की है कि ये इम्तियाजी है और ये मुतासिबाना है, वो तो होगा क्योंकि एक रीजन में अदम इस्तेहकाम तो हो सकता है और होता रहता है। तो जाहिर है पाकिस्तान को हक है कि अपना दिफाई प्रोग्राम आगे बढ़ाए और ये तो हमने कह दिया है कि कौमी दिफा के लिए नागुज़ीर है। अब बनता ये है कि आप आगे जाके इसके साथ आप ये भी आप सोच लें कि आप दुश्मनी तो किसी से नहीं चाहते ना, आप दोस्ती अगर नहीं है, ज्यादा सख्त दोस्ती नहीं है, गर्म जोशी नहीं है, तो आप दुश्मनी तो नहीं मोलना चाहते किसी मुल्क से, बिल्कुल, वो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और हमारे लिए, हमारी सालमियत के लिए, हमारे अवाम के लिए न्यूक्लियर वॉरहेड्स की काफी अहमियत है और यकीनन हम अपनी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। तो इस इक़दाम की वजह क्या है? क्या इंडिया हमसे इनसिक्योर है? देखिए इंडिया की तो एक वो कहते नहीं है अब, क्योंकि वो अब इस तरह की बात करना चाहते हैं कि जैसे हमें कोई मसला नहीं है पाकिस्तान से। ठीक है, उनकी जो थोड़ी सी नैरेटिव है वो आपने देखा होगा कितनी उसमें तकब्बुर आ गया है और वो कोशिश में रहते हैं कि उनको कोई मसला ही नहीं है पाकिस्तान से, ये बावर करने की कोशिश होती है। लेकिन मतलब अक्सर और बेशतर होता है कि उन्हीं ऐवानों से जो इनके पार्लियामेंट है, लोकसभा वगैरह से जो मिनिस्टीरियल आवाजें उठती हैं वो तो बहुत ही अग्रेसिव होती हैं। और आप देखें अगर भारत की जितनी भी आप कन्वेंशनल डिप्लॉयमेंट्स देख लें ना, वो तो पाकिस्तान की तरफ डिप्लॉयड होती हैं। अब अगर आपको मसला नहीं है तो फिर आपने क्यों इतनी फॉर्मेशंस रखी हुई हैं भर भर के पाकिस्तान को फेस करते हुए। और मैं समझती हूँ ये सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं है, हमें अमेरिका के साथ सस्टेन्ड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट करनी होगी जो हम नहीं कर रहे इस वक्त। और हम मतलब एक आप इनके साथ सिंपल बात है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एतमाद साजी खास तौर से स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर करनी पड़ेगी। आपका बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और वैसे भी आप क्यों दुश्मनियां मोल लें। तो इस वक्त पाकिस्तान के पास देखिए मेरी नजर में 8 किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनका रेंज कोई 750 किलोमीटर है। लेकिन आप देखें कि दुनिया में अगर निजाम की बात होती है ना, एक सिस्टम की बात होती है, तो अब जब इस तरह जौहरी हथियारों की आर्मी तादाद देख लें तो दुनिया भर में 13,900 से कुछ लगभग हैं। ठीक है, जौहरी वॉरहेड जिस पर ऑब्जेक्शन आ रहा है। अब इनमें 90% 90 से ज्यादा % अमेरिका और रूस के पास हैं जी। तो देखिए अब आपने बात की ना फेयरनेस अनफेयरनेस की, नाइंसाफी की, तो फिर तो आप पूछ सकते हैं कि भाई रिस्ट्रेंट हम करें या आप इस्तेमाल करें। पाकिस्तान ने तो कभी जौहरी इस तरह के हथियार इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन अपनी दिफा के लिए जाहिर है जब एक कोई इंटरनेशनल रेजीम नहीं बनी जिसमें सब एक हद तक रखते हैं, यानी कि आप अपने फिर नेबर से कहें जो आपके साथ 4 जंगें लड़ सकता है वो रिस्ट्रेंट दिखाएं, फिर वो कहते हैं चीन रिस्ट्रेंट दिखाएं, उनका बॉर्डर उनसे मिलता है, चीन कहता है अमेरिका रिस्ट्रेंट दिखाए, तो फिर ये एक ग्लोबल ट्रीटी बनती है ना। बिल्कुल सही। अब जब ग्लोबल ट्रीटी बनेगी तो मतलब हमने तो न्यूक्लियर वॉरहेड कभी इस्तेमाल नहीं किए, ना बम इस्तेमाल किया है। ठीक है जी मैम, चूंकि जो बाइडेन इंतजामिया जा रही है और जनवरी में ट्रंप व्हाइट हाउस की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे, तो आपको क्या लगता है ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसीज पाकिस्तान के हवाले से कितनी कोई तब्दील होंगी? क्योंकि अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने मार्को रूबियो को अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामजद किया था,
हाल ही में उनकी एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात हुई। ये माजी में कुछ बिल भी टेबल कर चुके हैं कि चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की मदद की जाए। तो क्या मजीद ऐसी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं या कोई थोड़ी बहुत आसानियां पैदा होंगी? देखिए, पाबंदी तो बिल्कुल लग सकती है, क्योंकि वो हिंदुस्तान की मामनत हर हाल में इस वक्त करेंगे। वो जाहिर है उनको अपना वहाँ एक प्रॉक्सी समझते हैं पूरे खित्ते में, और एशिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी उनकी यही है। उसने एशिया पैसिफिक से नाम भी बदल दिया तो इंडो पैसिफिक। तो ये मैं नहीं समझती कि नया एडमिनिस्ट्रेशन आके कोई बदलेगा। यही एक चीज है जो दोनों, जिसके लिए इनके पास बाय पार्टिजान सपोर्ट है, बल्कि एक दूसरे से वो बढ़ चढ़ के मतलब मुकाबले में होते हैं कि कौन ज्यादा इस वक्त तो चाइना के हवाले से पोस्चरिंग कर सकता है। तो बिल्कुल प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है इस किस्म के माहौल में। यानी कि आप किसी भी दिन देख सकते हैं कि वो खड़े होके उनकी कोई जितने भी नंबर्स उनको मिल जाए वो बात शुरू हो। कांग्रेस भी अब रिपब्लिकन हो गई है पूरी तौर पे। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अपनी जो एजेंडा है वो हावी बिल्कुल रख सकती है, और वो जो चाहें अपने मुल्क में पॉलिसी बनाए, आप तो रोक नहीं पाएंगे, खासतौर से चीन के हवाले से। और पाकिस्तान पे लग सकती है, सख्ती मजीद नजर आ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम। सेनेटर शरीर रहमान हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। नाज़रीन, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से तवील अरसे से जारी तनाज़े का बिल आखिर हल निकाल लिया है। आईसीसी ने बाकायदा फ्यूजन फार्मूले का ऐलान कर दिया है। आईसीसी के मुताबिक मुआहदे के तहत 8 टीमों के इस इवेंट में भारत के मैचेस एक गैर जानिबदार मकाम पर खेले जाएंगे, जबकि बदले में आईसीसी के वो इवेंट्स जिनकी मेजबानी भारत करेगा वो भी न्यूट्रल मकाम पर खेले जाएंगे। आईसीसी के मुताबिक 2027 तक दोनों टीमें एक दूसरे के मुल्क में आईसीसी इवेंट का मैच न्यूट्रल मकाम पर खेलेंगी और न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब मेजबान बोर्ड करेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदे को आईसीसी बोर्ड के बाज़ाब्ता मंजूरी दिलाई जाएगी। इतलात के मुताबिक आईसीसी ने एक ट्रायंगुलर T20 सीरीज की तजवीज़ भी पर भी आमादगी जाहिर की है, जिसमें पाकिस्तान, भारत और किसी और एशियाई फुल मेंबर या एसोसिएट मेंबर टीम को शामिल किया जा सकता है। इस सीरीज का इनेकाद भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। ये तजवीज़ पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के मैचेस की मेजबानी ना मिलने के अजाले के तौर पर पेश की गई है। आईसीसी के इस फैसले के बाद अब सारी नजरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर टिकी है कि ये फ्यूजन फार्मूले के तहत पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए किस न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब करेगा और ये फार्मूला कितना कारगर साबित होगा, और क्या भारत इसको तस्लीम करेगा या फिर भारत बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होने वाले इंटरनेशनल इवेंट्स में इस फार्मूले को हवा में उड़ा देगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट याहिया हुसैनी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत के चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के लिए फ्यूजन फार्मूले का ऐलान किया है। पहले तो ये बताएं कि ये फ्यूजन फार्मूला है क्या, और क्या इस फार्मूले को पाकिस्तान की जीत तस्वर किया जाए? देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहले ये कि ये फ्यूजन फार्मूला है क्या और क्या पाकिस्तान की जीत हुई है। तो देखिए, फ्यूजन फार्मूला है कि टूर्नामेंट का मेजबान कोई और हो और मुकाबले जो है वो किसी तीसरे मुल्क में मुनक्किद हो। तो इसको आप हाइब्रिड मॉडल 2023 एशिया कप में देख चुकी हैं, और उसके बाद इसको जो है वो आप न्यूट्रल वेन्यू कह सकती हैं। तो इसको नाम हाइब्रिड मॉडल को आप फ्यूजन मॉडल दे दिया गया है। जहां तक बात है जीत की, तो बिल्कुल पाकिस्तान की मौकिफ की जीत हुई है। अब ये कैसे जीत हुई है, सवाल आपका अगला ये होगा कि टूर्नामेंट तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, बट पाकिस्तान खेलने के लिए भारत नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान का एक उसूली मौकिफ था कि ठीक है, भारत को अगर कंसर्न है, पाकिस्तान नहीं आना चाहता, तो फिर हमारे लिए भी यही लाइन मुतय्यन होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने कहा कि माजी की तरह ऐसा नहीं होगा कि हम 2011 में मोहाली में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने गए, 2016 में वर्ल्ड T20 खेलने के लिए भारत चले गए, 2023 पे आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत चले गए, लेकिन जब भारत की बारी आती है तो वो कोई हील हुज्जत बहाना करके जो है अपने आप को अलग कर लेता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अब इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर आप हमारे पास नहीं आते तो हम भी मुस्तकबिल में जिन टूर्नामेंट की मेजबानी आपने करनी है, फिर हमारे लिए भी वहां पर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और हम भी आपके मुल्क में नहीं आएंगे। जिस तरह आप किसी तीसरे मुल्क में खेलने की जिद कर रहे हैं, फिर हमें भी आप ये स्पेस देंगे। तो भारत को ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तस्लीम करना पड़ी, और इस तनाजुर में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी जीत है। और एक बीच का रास्ता निकला, लेकिन इस बीच के रास्ते में पाकिस्तान ने अपना एक मौकिफ रखा और उसमें पाकिस्तान को जीत हासिल हुई।
आपके ख्याल में पाकिस्तान किस न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब कर सकता है? यूएई और श्रीलंका का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अगर हम फ्लाइट टाइम देखें और दोनों ममालिक के फैंस के लिए वीज़ा पॉलिसी देखें तो पाकिस्तान क्या फैसला कर सकता है? पाकिस्तान के लिए लॉजिस्टिकली कौन सा वेन्यू बेहतर है? देखिए, श्रीलंका का नाम जरूर आ रहा है, लेकिन श्रीलंका इस दौड़ में है नहीं। अगर आपको याद हो, हम एशिया कप भी श्रीलंका के साथ ज्वाइंटली होस्ट कर चुके हैं पिछले साल 2023 में। इस बार यूएई ही होगा पाकिस्तान का साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुश्तरका मेजबान। और पाकिस्तान तो अपने मैच पाकिस्तान में ही खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। अभी शेड्यूल जो है वो अनवील होना है, लेकिन भारत अपने तमाम मैच जो है वो यूएई में खेलेगा। और सेमीफाइनल में पहुंचा तो वो भी यूएई में खेलेगा, फाइनल में पहुंचा तो वो भी दुबई ही में मुनक्किद होगा। नाम जरूर आया श्रीलंका का, और ये सिर्फ आपको डी ट्रैक करने के लिए या थोड़ा सा एक हाइप क्रिएट करने के लिए, अदरवाइज इस टूर्नामेंट का होस्ट पाकिस्तान और दुबई ही है। राइट। फिलहाल तो ये तकरीबन या 3 साल के लिए तय पाया है, लेकिन क्या इसके बाद आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या इस फॉर्मूले में इसी तरह तौसीह होती रहेगी और दोनों ममालिक दोबारा कभी एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे? देखिए, मैं तो अभी यही कहूंगा कि भारत ने हर बार गलत बयानी से काम लिया है शजिया, और इस बार भी भारत ने बात तो कर ली है, उसूली मौक़िफ़ की जीत तो है पाकिस्तान की, लेकिन मुस्तकबिल में भारत ऐसे करेगा या नहीं करेगा, इस बार भी मुझे थोड़ा सा इब्हाम मौजूद है। इस बार भी मेरा सवाल मौजूद है, क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। या अगर पाकिस्तान भारत जाने से इनकार करता तो आईसीसी इस मामले में जिस तरह उसने भारत का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ देगा? देखिए, अब यहाँ पर एक चीज ये है कि ये लिखत पढ़त किस हद तक है। तो पाकिस्तान ने अपना केस तो स्ट्रॉन्ग किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर इस बात को उठाया तो गया है, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा जैसे माजी में उतार हुआ है कि पाकिस्तान को तड़ी लगा दी गई कि जी आपने जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो मुआहदे को साइन किया हुआ है, अगर आप नहीं खेलने आएंगे तो आपको जो है वो लेने के देने पड़ सकते हैं, आपको फाइन हो सकता है। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार आप तड़ी नहीं लगाते पाकिस्तान को, इस बार आप पाकिस्तान को घेर नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना केस बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, अपने कार्ड बहुत अच्छे तरीके से खेले हैं, तो ये इतना आसान होगा नहीं। ठीक, दोनों बोर्ड्स हम देखा कि हाइब्रिड मॉडल पर अब रजामंद हो गए हैं, तो क्या पाकिस्तान को आईसीसी की जानिब से भी कोई कंपेंसेशन मिलेगी? देखिए शजिया, क्योंकि अब जिस तरह से ट्रायंगुलर सीरीज की बात हो रही है, कुछ नहीं, पैसे के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा जो है वो नुकसान ही होगा, क्योंकि इस तनाजुर में कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के फुल फ्लैश होस्ट थे, अगर आपको 1000 रुपए मिलने थे तो उन 1000 रुपए में से अब 900 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए कुछ खर्चा तो दुबई भी करेगा ना, तो उनको भी कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। और जहां तक रही बात पाकिस्तान को क्या मिलेगा, तो पाकिस्तान को 2028 खवातीन का T20 वर्ल्ड कप जो है वो उसकी मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई है, और इससे पहले पाकिस्तान ने कभी जो है वो खवातीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं की थी, तो ये एक अच्छी बात है। और पाकिस्तान ने जो है वो अच्छे स्मार्ट तरीके से अपने तमाम मामलात को हैंडल किया है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छी बात है कि सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, मुस्तकबिल में भी आईसीसी का एक इवेंट पाकिस्तान को मिल रहा है। ट्रायंगुलर सीरीज की भी बात हो रही है, तो क्या पाकिस्तान, इंडिया और किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई ऐसी सीरीज हो सकती है? देखिए, आप जिस तरह बात कर रहे हैं एशिया की सतह पर, वर्ल्ड कप की सतह पर, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया तीसरे मुल्क में जाकर खेलते हैं, तो बिल्कुल बायलैटरल सीरीज के हवाले से भी दोनों क्रिकेट बोर्ड को जो है वो लचक का मुजाहरा करना चाहिए, इस हवाले से पेशरफ्त होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और इसके लिए जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये बेस्ट वेन्यू है जहां पाकिस्तान और भारत की सीरीज हो सकती है, रेवेन्यू मिल सकता है, तो इस हवाले से भी अब मुस्तकबिल में बात होनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए टास्क है, जिस पर पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में आवाज बुलंद करनी चाहिए, वो ये है कि पैसा बनता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इंडिया पाकिस्तान मैच के साथ, और भारत सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेकर जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लेकर जाता है, तो पाकिस्तान को अब ये सवाल उठाना चाहिए कि भाई पैसा हमारे से मैच खेलकर बनता है, तो भारत के बाद नंबर 2 पाकिस्तान होना चाहिए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जिस केक में से पीस मिल रहा है, जिस केक की क्रीम आप खा रहे हैं, आप वो उसका इंडिया हिस्से पाकिस्तान में, मैच की वजह से है, तो पाकिस्तान को जो है वो इसका पूरा पूरा फायदा मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। वेरी वेल सेड। 2 माह रह गए और अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल सामने नहीं आया, तो शेड्यूल कब तक सामने आ सकता है? हालांकि शेड्यूल का ऐलान 21 नवंबर से पहले तक तो हो जाना चाहिए था। शजिया, देखिए कुछ चीजें जो है ना वो आप
उन इदारों पे छोड़ दें जिन्होंने चीजों को चलाना है। शेड्यूल भी तय है, हर चीज ऑन कार्ड है। वो ठीक। वक्त का इंतजार कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, चले ऊंट किसी करवट तो बैठा ना। हम्म। अब ये तय हो गया है, लेकिन इसमें एक चीज रखी गई है कि पाकिस्तान फैसला करेगा। तो पाकिस्तान ने आई थिंक मेरा ख्याल है फैसला कर लिया होगा। श्रीलंका नहीं, यूएई ठीक है। ही इसका तीसरा मेजबान होगा। और जहां तक आप शेड्यूल की बात कर रही है, वो शेड्यूल भी आ जाएगा। और आप देखिएगा कि अब कुछ 60 से कम दिन रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इनेकाद में। लेकिन आप देखिएगा कि माहौल बनेगा, स्पॉन्सर्स भी आएंगे, इस टूर्नामेंट को हाइप अच्छा, भी मिलेगी। भैया इतलात तो ये भी शेड्यूल थी कि जल्द आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इतलात ये भी थी कि वेन्यू तब्दील होने से ब्रॉडकास्टर्स की मुश्किलात भी बढ़ेंगी और हो सकता है 3 शहरों यानी रावलपिंडी, कराची और लाहौर की बजाय 2 शहरों में मैच खेले जाएं। तो इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, इस बारे में तो मुझे कुछ ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन आपने जो बात की कि पाकिस्तान के 3 में से अब 2 शहर हो जाएंगे, तो ये आने वाले दिन इस बात का तयन करेंगे। लेकिन ब्रॉडकास्टर की मुश्किलात बढ़ने की आप बात कर रहे हैं, तो कराची से दुबई की फ्लाइट 2 घंटे की है, लगभग लाहौर से भी कुछ इतना ही फासला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा दिक्कत और मुश्किल का सामना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक शहर से दूसरे शहर जाने में जितना वक्त लगता है कराची या लाहौर से, इतना ही टाइम आपको दुबई जाने में लगता है। तो ब्रॉडकास्टर को क्या मसला होगा? ब्रॉडकास्टर को कोई मसला नहीं होगा। जो क्रू वो अपना दुबई में रखेंगे, वो क्रू दुबई में ही होगा, और जो क्रू वो पाकिस्तान में रखेंगे, वो आपका जो है वो मूव करेगा। ठीक, थैंक यू सो मच याहिया हुसैनी, क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।